बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ऐसा होना चाहिए कि बहुत से और भी मौज़ूआत हैं, उनके ऊपर कलाम होना चाहिए, उनके ऊपर बहस होनी चाहिए, मौज़ूए बहस तब्दील होने चाहिए। लेकिन जब ही हम मौज़ूए बहस तब्दील करने की कोशिश करते हैं, जो पुराना मौज़ू है उसी को कुरेदने की कोशिश की जाती है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर। पुराने ज़ख्म जो हैं उन्हीं को नोचने की कोशिश की जाती है, और कभी कभार ये होता है कि ज़ख्मों को नोचने की कोशिश के अंदर नाखून टूटते हैं, और कभी कभी ये होता है कि ज़ख्म फिर से हरा हो जाता है, और कभी कभी ये होता है कि उस ज़ख्म के हरे होने पे जो चीखें बुलंद होती हैं, जो रिएक्शन होता है, वो पूरी दुनिया को मुतासर करता है। इसी तरीके की सूरत हाल ईरान, इसराइल और अमेरिका की है कि जब MOU साइन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने मुस्तकबिल के ऊपर बातें करना शुरू कर दी कि मुस्तकबिल के ऊपर क्या होगा। हमने भी उसके ऊपर बात की, और मुस्तकबिल को लेके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसका भी इजहार किया, जो उसके अंदर एतराज़ात थे उसके ऊपर भी बातें की, और जो उसको लेकर बहुत सारी जगहों के ऊपर जो ख्वाहिशें थीं, उम्मीदें थीं और जो मस्बत पेशरफ्त थी, हमने उन पहलुओं का भी अहाता किया। लेकिन जो ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई पीछे से खींचता है और वापस उसी मकाम के ऊपर ले आता है कि जहां पर खतरात मंडला रहे हैं, जहां पर बेचैनी जन्म ले रही है, जहां पर इस तरह भी कैफियत जो है वो हमें देखने को मिलती है, तो हम वापस फिर उसी मरहले के ऊपर पहुंचे हैं कि अगर ये लड़ाई दोबारा शुरू होती है और जो हो चुकी और इसका दायरा फैलता है, तो फिर इसके कॉन्स क्या होंगे, फिर इसका जो खमियाजा है वो किसको भुगतना पड़ेगा। तो इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, दिफाई तजियाकार भी हैं, और चेयरमैन है तहरीक जवानाने पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। गुल साहब, हम तो ये भी बात कर चुके थे कि ईरान के साथ तवानाई के ज़खायर किस हद तक हमें दो तरफ़ा तजारत की सूरत हाल के अंदर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हम तो ये भी बात कर चुके थे कि नई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या हो रही हैं। हम ये भी बात कर चुके थे कि ख़त्ते की रीअलाइनमेंट क्या हो रही है। हम ये भी बात कर चुके थे कि अब ये जंग किसी हद तक थम चुकी है, लेकिन वापस जब उसी मरहले के ऊपर पहुंचे हैं, उसी मकाम पे पहुंचे हैं, उसी तपिश को महसूस कर रहे हैं, तो फिर अब आपकी आरा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया। वो है ना कि हसरत उन गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए। हुँ। तो हमारी तो हसरतें थीं कि अभी पेट्रोल सस्ता होगा, पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, ईरान पाकिस्तान के दरमियान में मोहब्बत का रिश्ता कायम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो हाँ, सिफ़ारत के साथ-साथ जो है वो मईशत के ऊपर भी एक गहरा असर डालेगा। हाउएवर ये इंशाल्लाह होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाते हैं, मुश्किलात आती हैं। देखिए सीधी-सी बात है, ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया था अमेरिका ने और जी, सॉरी आप कुछ कह रहे हैं? जी, जी। नहीं, नहीं, नहीं। अब्दुल्ला भाई बात कीजिए अपनी। जी, सॉरी। देखिए ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया था अमेरिका ने और आपको याद है कि ये मई 2026 में किया गया था। इसके तहत जो है 15,000 ट्रुप्स उन्होंने मुख्तस किए थे। साथ ही साथ 100 लड़ाका तैयारे और जंगी हेलीकॉप्टर उन्होंने कहे थे और सऊदी अरब की ज़मीन इस्तेमाल और उनका जो फ़ज़ा थी वो इस्तेमाल करने की ख्वाहिश थी। और ये रास्ता था एक बाब अल मंदब के साथ करके सॉरी ये आपने हुरमुज़ के साथ करके एक रास्ता इन्होंने तलाश किया था जो चंद 100 मीटर चौड़ा है और यहाँ से इन्होंने सुपर टैंकर गुज़ारने के लिए कहा था कि यहाँ से गुज़ारा करेंगे। एक मुतबादल रास्ते के तौर पर ओमान के साथ करके ये रूट था। इसके ऊपर इन्होंने कोशिश भी की थी, 2 जहाज़ गुज़ारे भी, लेकिन फिर मामलात ख़राब होना शुरू हो गए। अब हुआ कुछ ऐसे कि ये जंग आखिर शुरू क्यों हुई, ये बड़ा अहम है। तो यासिर भाई बात ये है कि ये जंग इसलिए शुरू हुई क्योंकि जब ईरान के साथ जो मुआहदा हुआ, जो कि एमओयू हुआ, वो 14 नुकात में से एक जो था ज़ाहिर है नुकता 1 था, 2 था, 10 था। ये तमाम के तमाम कुछ बातें थी जिसको खुद बाकिर कालीबाफ साहब ने मेंशन भी किया हुँ। और कहा कि जी इसकी अमेरिका ने वायलेशन किया। वो वायलेशन क्या है? पहली बात डराना, धमकाना, बार-बार कहना कि मैं तो ये मार देता, मैं इनकी क़यादत को उड़ा सकता हूँ। ये धमकाने वाली बात एमओयू की सरीहन खिलाफ वर्जी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये बात तय हो गई थी कि जितने भी आबी रास्ते हैं,
वो ईरान मुख्तिस करेगा और उन आबी रास्तों से गुजारा जाएगा टैंकरों को या हम्म। जो भी माल बरदार जहाज हैं। लेकिन माहदे की खिलाफ वर्जी की गई और दोबारा से ओमान वाले रास्ते को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और कतर का जहाज जो था वो ओमान के ही उस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था, जिसके ऊपर हमला किया गया प्रोजेक्टाइल के साथ। और जब कतर ने ये एहतजाज किया कि आपने ये गलत किया, तो उन्होंने ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि आपने उन आबी गुजरगाहों जिनको हमने आपके लिए खोला था, आपने उनकी खिलाफ वर्जी की अमेरिका के ईमा पर, इस वजह से हमने निशाना बनाया। ये बड़ी अजीब बात थी। अब इसकी वजह 2-3 है। नंबर 1 कि क्या मुतबादल रूट इस्तेमाल करके एक दफ़ा फिर ईरान को आइसोलेट करके उनको मारने की कोशिश थी। दिस इज़ वन पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर ईरान। नंबर ठीक है। 2 कि जो सी माइन्स जो समुद्री आपने बारूदी सुरंगें बिछाई थी, उनके ऊपर तो आपको याद है कि वो ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया था। हम्म। अमेरिका ने कहीं भी इंटरनेशनल मार्केट में आपको नज़र नहीं आता कि ऑपरेशन के हवाले से कोई मुस्तनद खबरें हों कि जहां अमेरिकन नेवी ने उन माइंस को क्लियर करना शुरू कर दिया। इसलिए लैंड माइन और सी माइंस भी मौजूद हैं। तो ईरान से जब उन्होंने कहा था कि हम 2 माह के लिए ना टोल लेंगे, ना आपसे फीस लेंगे, आप यहाँ से अपने माल बरदार जहाज गुजारते रहें, तो फिर ये क्यों किया गया? इसका मतलब ये है कि 2 महीने के अंदर एक मुतबादल रूट को तलाश किया जा रहा था, ताकि वहाँ से गुज़रगाह करें और फिर वहाँ कॉन्संट्रेट करके एक दफ़ा दोबारा ईरान पर हमला करें। ये 2 महीने बाद भी होना था, ये 2 महीने पहले हो गया, आप समझें। तो ये इसका बैकग्राउंड देना ज़रूरी था मेरे भाई। इस वजह से ये एक दफ़ा दोबारा फॉल आउट इफ़ेक्ट हुआ है। हाउएवर अच्छा, मैं मेरा ये मेरा समझता फिर हूँ गुल कि ये साहब वक़्त सवाल ये है कि आप कहते हैं कि क्या ईरान को उकसाया गया या ईरान पे हमले का जवाब बनाया गया, तो कतर जिसका एक मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान के साथ है एमओयू के ऊपर, तो कतर का जहाज़ जो है उसके ऊपर प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है, जिस पे आईआरजीसी ने क्लेम ये किया कि उस रास्ते से गुजर रहा था, हम वहाँ पे बारूदी सुरंगें साफ़ कर रहे थे, इसको बार बार वार्निंग दी गई, वार्निंग इसने नहीं मानी और अमरीकी फ़ौजियों यानी अमरीकी बहरिया की मौजूदगी में इसने गुजरना चाहा तो हमने इस पे वार्निंग शॉट्स मारे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कतर जो सालसी के अंदर मौजूद था, उसी के मुल्क का जहाज़ जो है वो किसकी ईमा के ऊपर वो रास्ता इख्तियार करता है जिस रास्ते के ऊपर ईरान ने कदगन लगा रखी है, और कतर के ऊपर जब हमला होता है तो कतर फिर उसका एहतजाज भी ईरान के आगे करता है। तो कतर जो है वो इस पूरे मामले से लाताल्लुक है। क्या उसका इख्तियार उन कंपनीज के जहाज़ों के ऊपर नहीं था, या फिर ये वजह कुछ और है कि उनको बारहा कहने के बावजूद जब रुकना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, तो फिर उनको उस वक्त उकसा कौन रहा था? जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया यासिर भाई। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट वही बात है कि ये दूसरा रास्ता इख्तियार आखिर क्यों किया जा रहा था, ये है वो बात। तो कतर का जहाज़ जो था, मैं समझता हूँ कि ये कोई हुकूमत की मर्ज़ी ग़ालिबन नहीं थी, लेकिन इस जहाज़ को कहीं न कहीं मेरे ख़्याल में कहीं इसका अमला कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और अभी आपने खुद जैसे फ़रमाया कि अमेरिकन नेवी वहाँ मौजूद थी। अगर अमेरिकन नेवी मौजूद थी, तो वो क्यों थी? इस वजह से कि वो उस आबी गुज़रगाह को एक टेस्ट केस के ऊपर इस्तेमाल करके देखना चाहते थे कि भरा हुआ जहाज़, देखिए ना, खाली जहाज़ होता है तो आपको पता है उसका वेट कम होता है, तो बाउंसिंग इफ़ेक्ट जो होता है वो ऊपर होता है, वो समुद्र के नीचे नहीं जाता। और जितना भरा हुआ होगा ज़ाहिर है वो मज़ीद 2-4 मीटर नीचे चला जाता है। ये सारा शैलो वाटर है। आपको पता है ये जो आबनाए हुर्मुज़ का इलाका है, ये शैलो वाटर है और यहाँ अमेरिकन हेवी शिप्स जो हैं, ख़ास तौर पे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो नहीं आ सकते, इसी वजह से कि ये शैलो वाटर्स हैं। ईरान की नेवी इसलिए कामयाब है क्योंकि उनकी जो गन बोट्स हैं वो छोटी हैं, वो कामिकाज़ी स्टाइल की बनी हुई हैं, उनके अंदर लकड़ी की भी बनी हुई हैं, ताकि वो उसके ऊपर रेडार के ऊपर नहीं आती। ये स्टेल्थ बोट्स भी कहलाती हैं। इसी तरह से मिडजेट सबमरीन्स कहलाती हैं। मिडजेट यानी कि जैसे कई लोग जो होते हैं जिनको पाकिस्तान में बौना कहा जाता है, अल्लाह ने उनका कद ऐसे, मैं बिल्कुल उनका बहुत एहतराम करता हूँ। लेकिन
कद जिनके छोटे होते हैं, हम्म। वो मिडजेट कहलाते हैं। और वो मिडजेट सबमरीन्स होती हैं, जो छोटी सबमरीन्स होती हैं, वो वहाँ काम करती हैं, बड़ी सबमरीन काम नहीं करती। यही वजह है कि ईरान की नेवी को वहाँ एडवांटेज हासिल है। अब जब ये जहाज़ वहाँ से गुज़र रहा था और इसको जैसे ईरान कह रहा है, बार-बार कह रहा है कि जनाब ये आपका टेरिटोरियल वाटर नहीं है, ये गलत है और ये 1982 का जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी जो बड़ा वज़ाहत से बयान किया गया है, उसकी खिलाफ वर्ज़ी कर रहा है। आप यहाँ से ना गुज़रे लेकिन फिर जब हुआ तो फिर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। ये है वो सारी अच्छा, स्टोरी। आप इसमें अमेरिका दो चीज़ें ये हैं। चाहता एक था। चीज़ जो है वो आपने खुल के बयान नहीं की गुल साहब, आपने इब्तदा में उसका इहाता किया, लेकिन आप जो बात है उसको जो उस बोट के ऊपर ले गए, आपने हवाला दिया कि जब जहाज़ के ऊपर लोड होता है तो उसका वज़न ज़्यादा होता है, वो पानी के अंदर फिर ज़्यादा चला जाता है। आपने फिर टेस्ट केस का भी हवाला दिया। अब टेस्ट केस के अंदर बारूदी सुरंगों की अगर इकसाम देखी जाए तो मुख्तलिफ इकसाम की हैं। एक वो जिन्हें ज़मीन की तह के साथ जोड़ा जाए, एक वो जो नीचे से फायर कर सकें, एक वो जो तैरती हुई हों, और एक जो है वो आवाज़ से जो है वो अंदाज़ा लगाती हैं कि यहाँ से कोई चीज़ गुज़र रही है, उसके सेंसर्स। एक वो जो पानी के दबाव से अंदाज़ा लगाती हैं कि इसके ऊपर पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक वो जो टकराने से फटती हैं। तो क्या अमेरिका इस बात की जजमेंट करना चाह रहा है कि ईरान की तरफ से जो क्लेम किया गया बारूदी सुरंगों का और इस इलाके को ममनुआ इलाका करार दिया गया, तो यहाँ पे एक टेस्ट केस के तौर पे ये चेक किया जा सके कि यहाँ पे आया बारूदी सुरंगें मौजूद भी थीं या फिर ज़बानी तौर पे उनका हवा बनाया गया था? यासिर साहब, आई मस्ट एक्नॉलेज कि आपने बड़ा थॉरोली इसको पढ़ा है, रीड किया है। आप तो अब माशाल्लाह एक नेवल ऑफिसर की तरह बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। नहीं, थैंक यू। नहीं, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एक्चुअली क्योंकि मैं पढ़ता हूँ इन मामलात को, ज़ाहिर है मैं तो फौजी घराने से हूँ, लेकिन आप तो आई एम वेरी हैप्पी, ग्लैड। सर थैंक यू, थैंक देखिए, मुझे जो आपकी अच्छी बात लगती है कि आप पढ़ के आते हैं, होमवर्क करके आते हैं। देखिए, ये बिल्कुल जैसे आपने फरमाया, बिल्कुल सारी बातें दुरुस्त हैं, क्योंकि शुरू में जो 2 जहाज़ गुज़ारे थे, यू। वो छोटे साइज़ के थे। ये एक बड़ा जहाज़ था, हम्म। सुपर ऑयल टैंकर था और इसको जो है वो इसके अंदर वज़न भी था। स्केपगोट यानी कि बलि का बकरा बना के अमेरिका इनको लेके आ रहा था, और ये बातें जो आप फरमा रहे हैं, ये उनको नहीं बताई गई थी। हम्म। और ये चेक करना चाह रहे थे, और साथ ही साथ उन ड्रोन का जो दरमियान में अंडर वाटर जो ड्रोन चलते हैं, यानी कि वो माइंस भी जो ड्रोन के ज़रिए ऑपरेट होती हैं, पाकिस्तान के पास भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको भी चेक किया जा रहा था कि ये रास्ता किस हद तक महफूज़ है, किस-किस जगह है, और अगर खुदा ना ख़ास्ता कतर का जहाज़ हिट होता है, तो फिर ये कतर जाने और उनका काम जाने। लेकिन अमेरिका के ऊपर आँच ना आए, अमेरिका ने डबल गेम कतर के साथ की, कतर को धोखा दिया, ईरान को धोखा दिया, और इसके अंदर मुझे कोई बईद नहीं है कि इज़राइल का कहीं न कहीं फुटप्रिंट ना मौजूद हो। इसके अंदर हम्म। एक बात और बड़ी अहम है कि अगर ये प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, तो शिप डैमेज ज़रूर हुआ होगा, लेकिन माइनर। सर वो जो कहते हैं कि मेजर अब जो डैमेज हो जो शिप के डेक के ऊपर जाके वो लगा है, शिप डैमेज हुआ और फिर वो उसी डैमेज में उसने वो एरिया जो है वो पार भी कर लिया। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि वो ऑयल टैंकर था, अगर वो डैमेज हुआ होता तो वो तो ब्लो अप हो जाता। तो अगर वो नहीं हुआ जी। तो फिर उसके डेक के ऊपर वो वार्निंग शॉट ही उसे कहा जा सकता है कि एक वार्निंग शॉट था जो उस जगह पे मारा गया, जैसे टांग पे गोली मारी जाती है कि बंदा ना मरे, लेकिन उसको ये मालूम पड़े कि तुमने गलती की, तो इसी बुनियाद के ऊपर वो डेक के ऊपर जो है वो ड्रोन मारा गया। ऐसा ही एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड हम्म। एक्चुअली। और वो उन्होंने इसी वजह से वो उनको पता था कि आगे तो ऐसी माइंड्स बैठी हुई हैं जो जहाज को डुबा सकती हैं। हम्म। ये देखें ना आप, ये इसके अंदर तो फिर उनको जाहिर है अपने जो भी उन्होंने काउंटर मेजर्स लेने होंगे वो उन्होंने लिए थे, और जहां तक उसको प्रोटेक्ट करना था, लेकिन साथ ही साथ दुश्मन को भी पैगाम देना था, क्योंकि कतर का बहाना करके, उसको कहते हैं बहाना बच्चा खुर्रम कुलचा। तो ये वो एक फ़ारसी की मिसाल है। अच्छा तो सर, इसका उसके इसका मतलब नहीं अंदर नहीं नहीं सर, आगे बढ़ने से पहले ज़रा इसका मतलब बताइए। ये मेरी समाअतों ने पहली बार ये कहावत सुनी।
मेरी वालदा की मिसालें हैं सारी। अच्छा, यानी कि बच्चे का बहाना बना के खुद कुलचा खाना चाह रहे हैं आप, अच्छा, कि जी वो अच्छा, तो मैं ठीक। बच्चे का जो है, तो वो ठीक असल में यानी वो यानी बहाना। ये तो वो हो गया कि जब यहाँ पे कोई लंगर तकसीम होता है, कोई नियाज तकसीम होती है, तो आप लेने जाएं और लेते वक्त ये कह दें मेरे छोटे भाई का भी दे दो, तो जी, जी, जी। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो वो ये है ना, इसके अंदर फिर इन्होंने क्या किया कि कतर को सामने किया, हम्म और असल में ये देखना ये चाह रहे थे, असेस करना चाह रहे थे, क्योंकि बदनीयत हैं। पहले दिन से आप और मैं इस बात के ऊपर मेरे ख्याल में फिक्स थे कि ये बदनीयती के ऊपर मबनी एमओयू है। हर जगह हम्म रखना डाला गया, हर जगह वादा शिकनी की गई, हर जगह धोखा और फरेब और मकर का सहारा लेने की कोशिश की गई। बार-बार उकसाया गया, बार-बार उनको कहा गया ईरान मिन्नतें कर रहा है। ये बातें तो अब मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप, मेरे ख्याल में अभी वो पता नहीं अंदर का बच्चा उनका मर ही नहीं रहा। हम्म वो अब 80 साल के हो गए हैं, लेकिन उनका अंदर का बच्चा जो है वो नित नई रोज़ाना एक ऐसी बात करता है जिससे अपना भी मेरे ख्याल में वो कद-काठ तो पहले भी नहीं था उनका, मज़ीद अपने आप को हल्का कर लिया उन्होंने, एक लाफिंग स्टॉक ही बन गए हैं। हाउएवर, तो ये जो इसकी सारी स्टोरी है हज़ूर, ये थी बुनियादी तौर पे। और मेरे ख्याल में अब कतर अथॉरिटीज़ को भी इस चीज़ का बखूबी इल्म हो चुका है, क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक कतर की इंटेलिजेंस को ईरानियन इंटेलिजेंस ने उसी वक़्त तमाम इसके वीडियो और तमाम चीज़ें, सबूत और शवाहिद पेश कर दिए, और उनको ये बता दिया गया कि हमने चाहते तो तुम्हें आगे जाने देते और फिर तुम्हारा ये जहाज़ डूब जाता, और उससे हुर्मुज़ का इलाका सारा तेल-तेल हो जाता, बुरा हाल हो जाता। इसलिए हमने तुम्हें वार्निंग शॉट दी है। अच्छा, आपने फिर जब इससे पहले आप बात कर रहे थे, उसके दूसरे हिस्से में आपने बैनुल-अक़वामी जो कवानीन हैं उनका हवाला दिया कि बाकायदा तौर पे ईरान ने ये कहा कि बैनुल-अक़वामी कवानीन की ये खिलाफ वर्जी है। सर, मुझे याद पड़ता है कि कुछ दिन पहले आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने चार्जशीट किया था ईरान को, और ये कहा कि आपने खिलाफ वर्जी की और आप खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्क हैं कि जिसने स्टेट ऑफ हर्मुज़ को बंद किया। जवाबी तौर के ऊपर चार्जशीट जो है वो ईरान ने अमेरिका को या इजराइल को नहीं किया, उन्होंने आईएमओ को कर दिया। उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये कि आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप जज बन के या अदालत बन के किसी मुल्क को जवाबदेह ठहराएं या मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं। दूसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा जी आपकी जेडीज और एसओपीज क्या हैं, आपका काम यह है कि बैनुल अक़वामी पानियों की हिफाजत करना, जहाज़ों के लिए रास्तों को मुतय्यन करना और वहां पर जो रखना डले उसका जो है इहाता करना। अब उसके ऊपर फिर उन्होंने वजूहात बयान की। उन्होंने कहा जी वजूहात ये हैं कि हमारे ऊपर हमला किया गया और हमला करने के जवाब में हमने सिक्योरिटी मेयर्स के जरिए आबनाए हरमुज़ को बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी बंद नहीं किया, फिर भी हमने वहां पर यह कहा कि जो हमारे खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने देगा हम उसके जहाज रोक लेंगे, बसूरत दीगर ममालिक के जहाज जो हैं वो वहां से गुजरते रहे। एक और नुक्ता जो है आईएमओ के सामने वो ईरान ने ये उठाया। उन्होंने कहा जी अच्छा, अब जहां तक ये बात आती है कि ये इख्तियार हमारे पास कहां है कि हम उन जहाज़ों को रोक लें जिनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और उनको जाने दें जो जिनसे हमको खतरा नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि एक होता है ट्रांजिट पैसेज, एक होता है इनोसेंट पैसेज। तो ट्रांजिट पैसेज जो है वो तो यूनाइटेड नेशन का है और यूनाइटेड नेशन के उस मुआहिदे के अंदर जो मुमालिक मौजूद हैं वो जाने या यूनाइटेड नेशन जाने। उन्होंने कहा जी हम तो उस मुआहिदे के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए उसकी क्लॉज का इतलाक हमारे ऊपर नहीं होता। तो हमारे ऊपर इतलाक क्या है इनोसेंट पैसेज का? इनोसेंट पैसेज वो है कि जहां पे हमारे साहिली पानी जो है वो टच करते हैं, वहां से अगर कोई जहाज गुजरेगा, अगर कोई गुजरेगा तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसके ऊपर नजर रखें और इस बात की एश्योरिटी को कायम करें कि वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होता। तो अब इस बुनियाद के ऊपर ये जो एक नया मुकदमा या नई चार्जशीट या नई क्लॉज जिस पे आने वाले दिनों के अंदर अगर आबनाए हरमुज पे बहस होनी है या ट्रांजिट पैसेज या इनोसेंट पैसेज पे बहस होनी है, तो उसकी एक नई तशरीह जो है वो ईरान ने फराहम कर दी है। तो इसका मुस्तकबिल पर क्या देखते हैं? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगेन वेरी वेल रेड आई थिंक। देखिए, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है सबसे पहले कि ये 1982 में लॉ ऑफ द सी बना था।
हम्म। उसके बाद से किसी ने ईरान को हुर्मुज़ के हवाले से कभी भी चैलेंज नहीं किया। अब सारे नाज़रीन मेरे ख़्याल में इस बख़ूबी जानते हैं कि बार-बार जब हुर्मुज़ को दिखाते हैं तो एक जगह दिखाया जाता है 33 किलोमीटर्स। हम्म। देखा ना आपने? जी जी। वो 33 किलोमीटर्स जो है वो पूरी उनकी इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन बनती है। अब ईरान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा कि ईरान और ओमान मिलके इस हुर्मुज़ को कंट्रोल करेंगे। उन्होंने कुवैत का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया, ओमान का नाम क्यों लिया? और ओमान ने कभी ऐतराज़ नहीं किया इस बात पे, क्यों? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जो लॉ ऑफ द सी है, जिसको पूरी दुनिया ने वेल थॉट ओवर प्रोसेस है और बड़े कम्बरसम प्रोसीजर्स के साथ गुजरता है, उसमें कानून बनाए जाते हैं, पूरी दुनिया के ममालिक बैठते हैं, शिरकत करते हैं और फिर एक पूरा कानून साज़ी की जाती है जो कि आईएमओ के पास नहीं है। हम्म। अब जब ये लॉ ऑफ द सी है तो वो तो उनका टेरिटोरियल वाटर है, हम्म। इसीलिए ईरान कहता है कि मैं और ओमान मिलके करेंगे, हम्म। क्योंकि ये दोनों की सरहदें जो हैं वो उसके साथ लगती हैं। इसलिए ये एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानिब जो उनका आईएमओ की बात है, आईएमओ जो है वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर चार्जशीट करना नहीं है, वो चार्जशीट नहीं कर सकती और ख़ास तौर पे जब आप हालत जंग में हों, आप देखिए ना टेरिटोरियल वाटर्स जो आबनाएँ हैं, जितनी भी नेचुरल आबनाएँ हैं, इनके ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते, इनके ऊपर कोई टैक्स वसूल नहीं होता। जैसे आबनाए मलाक्का 900 किलोमीटर है, हम्म। उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन पानामा कैनाल के ऊपर आप पाबंदी लगा सकते हैं, सुएज़ कैनाल के ऊपर आप टैक्स चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये मैन मेड हैं, सही। इंसान ने बनाई हैं, ठीक। उन ममालिक ने बनाई हैं और उसके ऊपर उनका हक बनता है कि हमने इन्वेस्ट किया है, इसलिए हमें इसमें पैसे चाहिए। ठीक। लेकिन जो कुदरती गुज़रगाह हैं, उस पे आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ बात कुदरती गुज़रगाह के साथ-साथ टेरिटोरियल वाटर पे भी आती है। हम्म। आप ये कह लें, मैं इसको आसान ज़बान में ये बताता हूँ कि जब लॉ ऑफ द सी बन रहा था 1982 का, हम्म। तो उस टाइम पे किसी ने ये सोचा नहीं कि ये 33 किलोमीटर का इलाका किस ज़ुमरे में आएगा हम्म। और उसके ऊपर वो लकूना छोड़ दिया। हम्म। तो ये महरम से मुजरिम बन गया। ठीक। तो ऐसी सूरत हाल पे ये इसको अगर सादा एतबार से समझाया जाए तो एक गली है, गली के ऊपर घर वाला जो है वो रुकावट नहीं कायम कर सकता, लेकिन उसका जो रैंप है उस रैंप पर से कौन कौन गुजर सकता है, इसका उस कानून के अंदर जो इतलाक नहीं है। तो वो अपने रैंप वाली जगह पे एग्जैक्टली खड़ा है और उसको कह रहा है कि अब जो यहां से गुजरोगे तो फिर मैं तुम्हें छड़ी मारूंगा। तो अब रैंप के ऊपर पानी आए, एग्जैक्टली पाँव आए या ना आए, अब ये उसका इख्तियार है। ये ऐसा ही है सर? एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं इसका एक लाइटर मोड में बात कर लेते हैं। खलीफा मामून रशीद थे हम्म। और उनके दौर में एक वो ट्राइबल कोई चीफ था, हम्म। उसको उन्होंने लोगों ने आए और दुहाई दी। मजबूरी था, आपको पता है जैसे कोएलिशन होती है, हम्म। हमारे यहाँ भी हुकूमती मजबूरियां होती हैं, तो उस जमाने में भी थी। तो उन्होंने एक लोग दुहाई देने लगे कि ये बड़ा करप्ट मिनिस्टर है, इसको जो है वो आप तब्दील करें। बहुत जब लोगों ने दुहाई दी, उन्होंने तब्दील कर दिया। दूसरी कोई सादा सी मिनिस्ट्री दे दी, वो भी मिनिस्ट्री जो है वहां लोगों ने डबल दुहाई देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा नहीं यार, तीसरी मिनिस्ट्री दी, वहां भी यही काम हुआ, आप निकाल सकते नहीं थे, मिनिस्ट्री देनी थी। अब उन्होंने खलीफा साहब ने जो है वो बुला लिया बंदे को और कहा कि देखो तुम बड़ा, मैं एक अहम काम करने जा रहा हूं और तुम जो है वो उस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हो और तुम्हें मैं वजीर बना रहा हूं उसका। हम्म। तो ये बड़ी अहम मिनिस्ट्री और मतलब उसको लवाजमात करके पंप अप कर दिया। उसको कहा कि तुमने लहरें गिननी है समुद्र के किनारे। उसने अच्छा। कहा जी ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा अब लहरें गिन रहे हैं, लहरें गिनने का क्या करप्शन होगी? और हम्म। जनाब 5 दिन गुजरे तो लोगों ने तो खाकें सर पे डालना शुरू कर दी, दुहाइयां देना शुरू कर दी, वावेला मचाना शुरू कर दिया, बैंड डाल दिया कि जनाब वो तो हद ही मुका दिया उसने। हम्म। खलीफा साहब ने कहा कि ये बकवास करते हैं, लोग उसके दुश्मन हैं, हम्म। ये मुमकिन ही नहीं है कि भाई लहरें गिनने वाला जो है वो उसके अंदर क्या करप्शन करेगा। हम्म। उन्होंने लोगों ने कहा आप खुद चल के देखें। खलीफा जब वहां पहुंचे तो देखा कि जहाजों की जो माल बरदार जहाज थे उनकी लंबी कतारें जो हैं वो हम्म। लगी हुई हैं। पता चला क्यों? उसने कहा कि जनाब
मैं लहरें गिन रहा हूँ और ये लहरें मेरी डिस्टर्ब होती है तुम्हारे आने की वजह से, इसलिए जो माल पानी देता था उसको तो आने दिया जाता था, जो नहीं देता था वो कतार में खड़ा रहे। तो ये जो आपने बात कही ना कि वो रैंप बना हुआ है, ये एग्जैक्टली वही बात है। अच्छा सर, अब कुछ किरदार की बातें भी हो रही हैं कि अमेरिका जो है वो मौके की मुनासबत से क्या फ़ायदा उठाता है। अब एक नई फिल्म आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, शिवा के नाम से। अब उसके अंदर ये बताया गया कि मराठे जो थे या निज़ाम डायनेस्टी जो थी, या फिर मुग़ल डायनेस्टी जो थी, वो किस तरह एक दूसरे से लड़ते रहे। उस पे किसी ने ये लिखा कि जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने मराठों और निज़ाम डायनेस्टी को साथ में लाया और अपना काम किया और फिर उन्हीं के ख़िलाफ़ जो है जंग कर दी, उसी तरीके से अमेरिका ने तुर्की, पाकिस्तान और इन ममालिक को साथ में लाया ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन फिर इनके ही ख़िलाफ़ हो जाएगा, क्योंकि जब इनको गारंटर बना के आगे किया हुआ है और उनसे वो दगाबाजी करेगा तो फिर एक वक्त में इनसे भी करेगा। तो ऐसी सूरत में मुस्तकबिल क्या है? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, दाग़ाबाज़ी उनका तरीका है। आप ज़रा ब्रिटिश हिस्ट्री को, आप अंग्रेज़ों की हिस्ट्री को, अमेरिकन हिस्ट्री को, उनकी सिविल वॉर को आप पढ़ लें, आपने पढ़ा होगा यकीनन, यू आर अ वेरी वेल रेड पर्सन। तो मुझे ये बताएँ कि कहाँ उन्होंने ट्रेचरी से काम नहीं लिया, जिसको कहते हैं दगाबाजी से, धोखे से, फ़रेब से, कहाँ काम नहीं लिया उन्होंने? हमेशा लिया ना। मीर सादिक, मीर जाफ़र का क्या हाल किया था? जब वो अपना रिवॉर्ड मांगने गए थे, हम्म, तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी कौम के नहीं हो, तुम हमारे क्या होगे, फांसी लगा दो। हम्म, ये तो ऐसे ही करते हैं। ये पीठ पे छुरा मारने वाला काम किसने सिखाया था? ये सारे इनका, दे आर नॉट मैन ऑफ कैरेक्टर। ये कहीं भी आपके साथ दोस्त नहीं हो सकते। यहूद और नसारा तेरे दोस्त नहीं हो सकते। अल कुरान, काफिर को तो पहले ही पता है कि वो तो दोस्त नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा को, जो कि अहले किताब हैं, आप मुझे बताएं उनको दोस्त क्यों नहीं कहा? हम्म, ये समझने वाली बात है ना। तो हम्म, फिर कुरान का फैसला जब आ गया तो आपको समझना पड़ेगा कि आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करें, लेकिन ठीक। परमानेंट पार्टनरशिप मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको कभी भी सूटेबल होगा। अब मुस्तकबिल, मुस्तकबिल ये है कि घेर घार के अब्राहम अकॉर्ड की तरफ ले जाया जा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से यरूशलेम के अंदर, जिसको अल-कुद्स शरीफ कहते हैं मुसलमान, तो उसके अंदर बाकायदा अमेरिका ने, माइक हकाबी जो उनका एम्बेसडर है, उसने एम्बेसी खोल डाली। हालांकि ये वायलेशन है। हम्म, पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक ने ये बात कही थी कि अल-कुद्स शरीफ फलस्तीन का दारुल खिलाफा और 1967 से पहले वाले बॉर्डर पे इसराइल को जाना पड़ेगा। लेकिन अब ये हैसियत कहाँ रह गई? नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर आ जाता है कि उनके मुस्तकबिल के डिजाइन क्या हैं। मुस्तकबिल के ये डिजाइन हैं कि वो वक्त गुजारना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपसे मल्टीपल टाइम्स अर्ज किया था कि ये देखना ये चाह रहा है कि इस टाइम पे एक मुआहदा रहे भी और ना भी रहे। यानी कि लड़ा मुआहदे में भी हम नहीं बंधे हुए, लेकिन लड़ाई भी उस तरह से नहीं जारी जिससे गोमागो की, कंफ्यूजन की एक स्टेट जो है वो बरकरार रहेगी, ताकि जब अमेरिकन कौम के सामने इलेक्शन के अंदर हम जाएं तो वो ये कहे कि जनाब अभी तो हाँ भी नहीं है और ना भी नहीं है। इसलिए ये अब क्योंकि अगर वो मुआहदा कर लेते हैं तो अमेरिकन मीडिया, पहले ही आपको पता है, वो तो इनको जूते मार रहा था। हम्म, कह रहा था कि तुमने तो ये जंग हार गए हो, ये तो तुम्हें, हमें सबसे ज्यादा महंगी जंग पड़ी है। दूसरी बात ये है कि तुम्हें इसमें नुकसान हुआ, और तीसरी बात ये है कि तुमने तो अपना स्टेटस एज अ सुपर पावर खो दिया, उसको दांव पे लगा दिया। तो ये तमाम बातें जो हैं डिफ्यूज हो जाएंगी। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप रोजाना एक ऐसा बयान देते हैं जिसकी खुद उनको समझ नहीं आती। ये एक जानबूझ के किया गया है। दूसरी हम्म, जानिब वो ये चाहते हैं कि जो नेतन्याहू है वो तो इलेक्शन जीतता नजर नहीं आता, इसलिए वॉर जो है वो कहीं ना कहीं ठंडी और गर्म वो चलती रहे जंग, जिसके नतीजे में वो ये कहे कि मैं अपनी जो जंगी काबीना है उसको लेके आगे चलूंगा, ताकि इलेक्शन ना होने पड़े।
अगर इलेक्शन नहीं होते तो वही एक तरीकाकार नेतन्याहू के बचने के लिए है। जब इलेक्शन 27 अक्टूबर को वहां कैंसिल होते हैं और 3 अक्टूबर नवंबर को अमेरिका में हो जाएंगे मिड टर्म, तो वस्त मुद्दती इलेक्शन के बाद अमेरिका अपना पैंतरा बदल लेगा। आप मेरे से लिख के रख लें, ये अमेरिका दोबारा इस खित्ते में आएगा और तमाम कुव्वतों को, जो तुर्किया, पाकिस्तान, ईरान और ऐसे तमाम ममालिक समेत सऊदी अरब, जो अब सर उठा बैठे हैं, जो एक नया ब्लॉक बनाने का अज़म रखते हैं, आपका क्या ख्याल है? वो अगर लेट्स से आप अपने आप को प्लेस करें डोनाल्ड ट्रंप के शूज में, वैसे तो आप नेक आदमी हैं, आपको उसके शूज में नहीं प्लेस करना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर आप उसकी जगह हो तो आप क्या ये इत्तेहाद बनने देंगे? कतई तौर पे नहीं। वो तो बस वो भी सूदमंद यही साबित ही नहीं होता, ना उसके लिए ना बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। सर मेरा एक आखिरी ये सवाल, आ, जी सर। हमें सुनने को ये मिलता है कि इजराइल की जो अगली जंग है वो तुर्किया के साथ करेगा। करेगा नहीं करेगा, कैपेसिटी है नहीं है, वो शोशा छोड़ता है या जो भी है, सर इसको एक साइड पे रख दें। लेकिन उनके बयानात से तो यही दिखाई देता है कि तुर्की उनके लिए ईरान 2 है। अच्छा, F-35 प्रोग्राम से तुर्की को निकाले गए तकरीबन 7-8 साल हो गए। उसने अपना एक कान फाइटर जेट का प्रोग्राम शुरू कर लिया जिसके अंदर पाकिस्तान भी मौजूद है। अब जब वो तुर्की के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जाता है नेटो को सुनाने के लिए, तो वहां पे वो रजब तैयब एर्दोगान को बुलंद कर देता है और वो ये कहता है कि इस जैसा अजीर एक इंसान कोई नहीं है। और उसी वक्त में नेतन्याहू का पैगाम पहुंचता है कि आपको F-35 का प्रोग्राम या फिर उसके पुर्जे, उसके अंदर इनको शामिल ही नहीं करना चाहिए। और वहां पे वो बैठ के रजब तैयब एर्दोगान को कहता है कि हम आपको F-35 भी देंगे, हम आपसे पाबंदियां भी उठा रहे हैं, तुर्की ये बहुत अजीम सल्तनत है, बहुत अजीम मुल्क है, आप अजीम रहनुमा हैं। अब उस पे उसका लयपालिक बच्चा, जिसके फिर उकसाने के ऊपर वो एक जाल बुनता है, दोबारा MOU साइन करने के बाद वो ईरान पे भी हमला आवर हो जाता है, तो ऐसे वक्त के अंदर वो तुर्की को F-35 प्रोग्राम में दोबारा शामिल करने की जो प्लानिंग है वो क्यों कर रहा है? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, नेटो के बाकी ममालिक के पास ना असला है, हम्म, ना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। हम्म, माँ सवाए आप कह लें कि जो रोमेनिया वगैरह रह गए हैं जिनके पास कुछ मखसूस चीजें बनाने का सिलसिला है। ठीक। बाकी तो यूरोप के दोबारा जितने भी पुराने कारीगर थे, हम्म, वो तो 90s के अंदर जब सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद वो तो बंद हो गए कारखाने। हम्म, जो टेक्नीशियन थे, जो टेक्निकल लोग थे, वो या मर खप गए या वो बहुत बुजुर्ग हो गए। इसलिए नए सिरे से अब उनको जिद्दोजहद करना पड़ रही है दोबारा। वैसे उनकी चिमनियों ने धुआं उगलना शुरू कर दिया, ठीक। लेकिन अभी टेक्निकल एक्सपर्टीज और टाइम में बहुत उनका टाइम लगेगा। अब जो दूसरा पहलू आता है, तुर्की वो वाहिद मुल्क है जो 1922 से गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 19वीं सदी के अवाइल से उसने अपनी असला मैन्युफैक्चरिंग को शुरू किया था और अब वो बहुत बेहतर असला मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें वो हेलीकॉप्टर्स भी बना रहे हैं, जहाज सर भी वो बना तो रहे वो हैं। तो पाकिस्तान 18वीं के सदी में 18वीं सदी में ऑटोमन एम्पायर भी ये काम कर रही थी, क्योंकि जी, जो मगरिब उनके पीछे पड़ा मॉडर्न हुआ था। असले की जी। मैं मॉडर्न असले की गुजारिश कर रहा हूँ। वो तो ठीक। ऑटोमन एम्पायर भी हम्म, करती थी। हम्म, ऑटोमन एम्पायर को क्या हुआ था, उन्होंने 1850 में कर्जा लिया था हम्म, और फिर 1850 के कर्जे के बाद वो 1875 में दिवालिया हो गए थे। हम्म, यू रिमेम्बर? जी जी जी। ये कर्जा, हम्म, हम्म, ये कर्जा क्या है? ये समझे आप, आपको पता चलेगा इस बात का। तो सल्तनत उस्मानिया का ये आलम था। अब आ जाते हैं तुर्की के ऊपर। सर मैं तुर्की फिर ने सर फिर दोबारा इसमें फिर सर एक और बात शामिल कर लें। आपने कहा जी कर्जे की वजह से वो दिवालिया हो गए और ये हो गया। सर इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा कर्जा जो है वो अमेरिका के सर है, और अमेरिका अगले 50 सालों में इस कर्जे को कई 100 गुना कर लेगा, लेकिन वो फिर भी दिवालिया नहीं होगा। तो सर मॉडल सभी के लिए एक तो नहीं होता सर। नहीं, उसके अंदर बिल्कुल ये दोनों में एक ये जो मुमासलत है अपनी जगह, लेकिन हम्म, इसके पहलू फ़र्क हैं। हम्म, पहली बात ये है कि इस टाइम पे गालिबन $38.2 ट्रिलियन का कर्ज़ा है अमेरिका के ऊपर, जी। जो तारीख़ इंसानियत में इससे ज़्यादा किसी पे कर्ज़ा नहीं है। एंड यू आर हम्म, राइट, हम्म, पैसा देना भी नहीं है इन्होंने। हम्म, ये डॉलर छापते हैं, हम्म, सीधी-सी बात है, 2 हम्म, नंबर डॉलर भी कबूल कर लेते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। हम्म, ये पाकिस्तान में ही होते हैं कि जब डॉलर लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कड़क नोट होना चाहिए, इस पे निशान
नुकसान ना हो, फलाना नहीं हो, अमेरिका में यूं चुड़-मुड़ करके वो आपके हाथ में पकड़ा देते हैं। हम्म, देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका ने ये तरीका इख्तियार किया कि दुनिया के गोल्ड रिजर्व्स जो है वो अपने पास ले आया और वहाँ जो उनका जो क्या नाम है उसका बैंक का, मुझे ज़हन से निकल गया, तो नेशनल रिजर्व बैंक, हम्म, उसके अंदर जो सारा गोल्ड है, लेकिन वो गोल्ड बुलियन जर्मनी ने, स्पेन ने, फ्रांस ने, इटली ने वो वापस बुला लिया है। हम्म, कई और बेल्जियम ने हम्म, अपने गोल्ड रिजर्व्स वापस बुला लिए हैं, जिससे अब उनके लिए मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई। और वो जो रॉथशाइल्ड फैमिली है, या आप रॉकफेलर कह लें या दीगर कह लें, हम्म, ये तमाम जो फैमिलीज हैं जो कि यहूदी हैं, जिनका बुनियादी तौर पे गोल्ड के ऊपर सारा इन्हिसार था, ये अभी डिस्टर्ब हो गए हैं। ठीक ठीक। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरा पहलू आता है कि वो कैसे अमेरिका ने जंगें मुसल्लत की। उनकी जो इस टाइम पे तारीख है उसमें गालिबन 1776 से ऑनवर्ड सिर्फ 17 ऐसे साल हैं जिसमें उन्होंने जंगें नहीं लड़ी। 800 बेसेस अमेरिका के दुनिया में मौजूद हैं और वहां से बैठ के वो सिर्फ जंगे करते हैं, लोगों के वसाइल को चूसते हैं और इसी तरह से उनका कारोबार चलता है। 1875 में जब तुर्किया का दिवालिया हुआ तो उस टाइम पे सल्तनत उस्मानिया के बाद 1890 के अंदर गालिबन अमेरिका जो था वो बर्तानिया को पीछे छोड़ के दुनिया की जो 35% प्रोडक्शन थी वो अमेरिका में होने लगी और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस अमेरिका बन गया। ठीक। इसलिए ये पहलू जो है वो तुर्किया ने नहीं अपनाया, जिसके नतीजे के अंदर उनको मुख्तलिफ जो है वो मुश्किलात का सामना हुआ। उन्होंने बजाय जंगों का होराइजन फैलाने के, क्योंकि मुश्किलात आ गई थी, सल्तनत उस्मानिया के लिए मुश्किलात थी, अंदरून खाना मुश्किलात थी एंड वगैरह वगैरह, तो जंगें बाहर लेके गया अमेरिका। आप देखें, अमेरिका के अंदर जंग नहीं हुई, मार्शवाइज सिविल वॉर। बहरहाल, लेकिन मकसद यहाँ कहने का यह है कि सारा का सारा ये एक जो खेल है, इसको आप सल्तनत उस्मानिया के साथ किसी और को कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन ठीक। अमेरिका अब एक रिसीडिंग पावर है, इसका सूरज डूब रहा है और ये अब वही तरीकाकार इख्तियार कर रहा है कि दूसरों के वसाइल पर काबिज होके। इसलिए नेटो में क्योंकि कोई और मुल्क शामिल नहीं ऐसा जो मजबूत हो, जो कि लड़ सके। देखिए, मैंने पहले भी गुजारिश की थी, 6 दिन की जंगी तैयारी है बर्तानिया की, 8 दिन की फ्रांस की और 12 दिन की जर्मनी की। इससे ज्यादा वो ठीक एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक। अब तुर्किया वो मुल्क है जो काउंटर कर सकता है, इसलिए तुर्किया को फिल वक्त वो F-35 प्रोजेक्ट में शामिल करके और लारा दे के, जिसको दूसरे लेकिन सर दौर वो में उसमें कहते हैं। अप्रूवल जो है वो तो सेनेट ने देनी है, लेकिन इस पे क्या इस पूरे मंसूबे में इजराइल की हिमायत शामिल होगी? ये गुड कॉप और बैड कॉप वाली सूरत हाल है, या फिर इजराइल को कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा टेस्टर भी लगा रहे हैं? नहीं, नहीं, इज़राइल तो अपना वावेला मचाएगा, वो तो टेस्टर दे रहा है, ये गुड कॉप, बैड कॉप है। अमेरिका गुड कॉप है। नहीं, अमेरिका और इज़राइल एक ही तस्वीर का एक ही रुख है, 2 रुख नहीं है, अच्छा। एक ही रुख है। इसलिए याद रखें, ये अभी हनूज़ दिल्ली दूरस्थ, अभी तो सेनेट से अप्रूवल होगी, फिर देखा जाएगा। अभी वो तुर्किया को जिस तरह से ना वो जैसे घोड़े को हम दिखाते हैं ना ऐसे आवाज़ करके कि ओहो! शायद मेरे हाथ में गुड़ है, तो हम्म, वो पीछे-पीछे आ जाता है, जब आके देखता है तो हाथ में तो खाली है, गुड़ कोई हम्म, नहीं है। हम्म। तो ये तो इस धोखा वक्त देते हैं, ये ये धोखा धोखा देने दे रहे वाली जो हैं मंजर है वही तुर्किया। दिखाई दे रहा है, क्योंकि इब्तदाई तौर आप पे। मुझे मैं आपकी आपकी बात को काट रहा हूँ, सॉरी। मतलब आप और मैं तो छोड़ें, यासिर रशीद, अब्दुल्ला गुल की कोई मतलब बात छोड़ दें इनको। ये बताएं कि आका हाकान फिदान, हम्म, जो कि एमआईटी, हम्म, उनकी इंटेलिजेंस जिस तरह हमारी आईएसआई जी है, जी जी उनकी जी एमआईटी के जी जी सरबराह रहे। जी जी। फिर आज उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं बाय द वे। हम्म, मैं और वो काफी अरसा एक दूसरे के कमरे के सामने रहते रहे, कतर के अंदर ही। ठीक। हाउएवर, मजे की बात यह है कि हाकान फिदान साहब जो हैं, उन्होंने खुद मल्टीपल टाइम कहा कि वी आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट टारगेट बिफोर पाकिस्तान। हम्म, अब हम्म, मजे की बात यह है कि वो बोल रहे हैं बिफोर पाकिस्तान। हम्म। तो इस पे मतलब ये तो उनकी हमसाया तो सोच है। वही लगते हैं ना, क्योंकि इस पे सोचने की बात तो ये है कि जो प्रोग्राम के अंदर शामिल था तुर्की F-35 में, उसमें तो 40 F-35 उनको मिलने थे, और अभी जो लारा लगाया गया है वो तो 6 F-35 का लगाया गया है कि इब्तदाई तौर पे आपको 6 F-35 देंगे। तो इसीलिए
ये सारे गुंजल वो हैं जिनको सुलझाते सुलझाते शायद हाथ के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाएं, माथे पे शिकने नमूदार होना शुरू हो जाए, लेकिन उसकी जो गुत्थी सुलझानी है वो सुलझाई हुई से उलझी हुई जो है वो ज़्यादा मुनासिब दिखाई देती होगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगली एपिसोड में किसी और मेहमान, किसी और मौजू के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।